Hello students, in today's lecture we will proceed with the next topic of your third chapter, that is plastics and environment. As we have concluded that plastic is a non-biodegradable material, okay? So plastic is non-biodegradable and it is not environment friendly, और एल्स आप ऐसा कह सकते हो कि इको फ्रेंडली, ठीक है। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि इट इज और इट कॉज unhygienic conditions, we can say that. Then we can say that it is harmful for animals and disposal of plastic is major problem. ओके, इतने जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और सब्सटेंस इन द सेंस कि प्लास्टिक जो है उसका डिकम्पोजिशन नेचुरली होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इशू हमारे लिए है, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। सॉइल पे पड़ा रहेगा, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर हाँ, ये एयर पॉल्यूशन भी एक इसका मेजर प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। कि अगर हम और हम ऐसा कह सकते हैं कि burning of plastic cause air pollution, ठीक है। कि अगर हम उसको जला दें कि भाई चलो भाई वो डिकम्पोज नहीं हो सकता तो उसको जला दिया जाए, तो वो इतने सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है कि वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, काफी सारे और मैटर्स क्रिएट करेगा। इसलिए बर्निंग भी इसका सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। ऑफकोर्स वो एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं हो सकता है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। जमीन पे रहेगा तो सॉइल पॉल्यूशन करेगा, उसको हम बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन करेगा। अगर हम उसको वाटर में थ्रो कर देंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। इसलिए प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और नेचुरली डिकम्पोज भी नहीं हो सकता है, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर दूसरा है इट कॉज अनहाइजीनिक कंडीशंस, इन द सेंस कि प्लास्टिक हमारा हमेशा हम देखते हैं कि इधर उधर कहीं पे भी लोग पॉलीथीन बैग्स वगैरह कुछ भी भर के कहीं पे भी फेंक देते हैं, ठीक है। जो भी उनकी अनयूज्ड चीज़ें हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि खराब चीज़ें कुछ भी उसमें भर के कहीं पे भी फेंक देंगे और वो चीज़ें उधर क्या होती जाएगी, धीरे 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 पालअप होती जाएगी, ठीक है। पूरा हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का ढेर बनता जाता है और वो इतना क्या होता है, अनहाइजेनिक होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर हाउस फ्लाई है, ठीक है, फिर ये मॉस्किटोज है, ये सारी चीज़ें उधर ब्रीडिंग करेगी, ग्रो करना शुरू करेगी और काफ़ी सारे अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और प्लस लंबे समय तक चीज़ें उधर ही पड़ी रहेगी क्योंकि डिकम्पोज तो होने वाली है नहीं, ठीक है। फिर हार्मफुल फॉर एनिमल्स, कई बार ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक के और ऐसे इसके ढेर पड़े हुए होते हैं, लोग क्या करते हैं कि अपना किचन वेस्ट जो होता है, जो कि डिकम्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको प्लास्टिक में भर के फेंक देते हैं। अब जैसे कि काउस है तो काउस को प्लास्टिक नहीं दिखता, उसको तो उसके अंदर का खाना नजर आता है, तो काउ क्या करेगी, उसको खाना शुरू कर देगी, ठीक है।
तो काफ़ी सारा ऐसा प्लास्टिक वेस्ट वो अपने बॉडी के अंदर इनटेक कर देती है। ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चॉकअप हो जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं और वो मर जाती है, ठीक है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि काउस को जब काटा जाता है तो उसमें से काफ़ी सारे टर्न्स में प्लास्टिक निकल आता है, ठीक है, या केजीज में प्लास्टिक निकलता है उसके बॉडी में से, ठीक है। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि उसने कितना प्लास्टिक कंज्यूम किया होगा, जो कि डाइजेस्ट होगा नहीं, जो कि उसके एक्सक्रिएशन में से निकलेगा नहीं, ठीक है, और बॉडी में ही रह जाएगा, तो उसको कितनी तकलीफ होगी, ठीक है। वैसे ही अगर प्लास्टिक के वेस्ट जो है वो हम अगर वाटर में, यानी कि वाटर बॉडीज में, पॉन्ड है, लेक है, या ओशन में कहीं पे भी थ्रो कर देंगे, तो एक्वेटिक एनिमल्स भी उसको एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं और उनको भी यही सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स उसमें फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, और उसी में मर जाते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स के ऊपर भी इस तरीके का हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। देन डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। डिस्पोज करना कहाँ है, क्योंकि कर ही नहीं सकते, ना जला सकते हैं, ना जमीन पे वो डिकम्पोज हो सकता है, ना पानी में जा सकता है, तो मतलब कि उसको डिस्पोज करे तो करे कहाँ। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक को डिस्पोज करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं डाल सकते। सो डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। सो एनवायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक जो है वो इस तरीके के काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे जो की पॉइंट्स है ये आप लिख दो, ठीक है, और इसको आप इलाबोरेट करके हाउ प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिए होंगे सारे की पॉइंट्स। सो नाउ let us see what is the next topic.
ओके, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट. ओके, हाउ टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट. हम कैसे इसको एक्सेस प्लास्टिक वेस्ट से बचा सकते हैं. तो इसमें हमारा 3R प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, वही इफेक्टिव रहता है. तो ये 3R प्रिंसिपल क्या है? तो दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. ये 3R प्रिंसिपल अगर हम इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट करें तो ही हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हैं. तो देखते हैं, फर्स्ट इज द रिड्यूस. हो सके उतना प्लास्टिक का हमें कम यूज करना है. प्रॉपर्टीज में हमने समझा कि काफी सारी तरीके से प्लास्टिक हमारे काम आसान कर सकता है. ठीक है, जब हमने उसके यूजफुल प्रॉपर्टीज देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखी, तब हमने देखा. लेकिन वो प्लास्टिक एनवायरमेंट के ऊपर ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है जो कि कभी रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं. इट मीन्स व्हाट, कि जहां जहां पे पॉसिबल है वहां वहां पे हमें प्लास्टिक को यूज करना नहीं है. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. हो सके वहां तक हमें प्लास्टिक वेस्ट जो, अरे प्लास्टिक का यूज जो है वो कम करना है. ठीक है, मेटल से हमारा काम चल रहा है तो वो मेटल से हम काम चलाए. ठीक है, कोई और जिस डिस्पोजेबल चीजें हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिंग यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिससे हमारा काम चलता है, तो हमें वो यूज करना है. लेकिन प्लास्टिक यूज करना नहीं है. हो सके उतना हमें क्या करना है, प्लास्टिक का यूजेज जो है वो रिड्यूस करना है. प्लास्टिक की चीजों को वुड, पेपर, मेटल से बनी हुई चीजों से हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक का यूजेज जो है उसको क्या कर सके, कम कर सके. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. देन सेकेंड पॉइंट इज रीयूज. बार बार उसको यूज करो अलग अलग जगह पे. ठीक है, हर अलग अलग पर्पस के लिए नए प्लास्टिक की चीजों को मत लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम घर पे जो भी जैसे कि जैम्स है, स्क्वैशेस है, ये सारी चीजें लेके आते हैं, तो उसके जो प्लास्टिक जार्स होते हैं वो अलग अलग फूड आइटम स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि जाम की बड़ी सी बॉटल हम लेके आए, ठीक है, अब वो हमने जाम कंज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो दो ऑप्शंस आपके पास है कि सेकेंड टाइम आप उसका क्या करो, रीफिलिंग लेके आओ. ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर मत लेके आओ, रीफिलिंग लेके आओ. या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि उस कंटेनर को या उस जाम की बॉटल को कुछ हमारी ग्रोसरीज भरने में यूज कर दो, उसके लिए नए बॉटल्स परचेज मत करो. ठीक है, पैसा भी बचेगा और प्लास्टिक का एक्सेस यूज भी नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को बार बार यूज कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग चीजों का हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं. जैसे मैंने ये जार का एग्जांपल दिया वैसे. लेकिन ऐसा प्लास्टिक ही हमें रीयूज करना है जो हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स ना क्रिएट करे. ठीक है, जैसे कि आप कहोगे कि सर आपने आगे के लेक्चर्स में कहा था कि वो पानी की बॉटल तो नहीं यूज करनी चाहिए, अब यहाँ पे कह रहे हो करनी चाहिए. तो वो नहीं ही करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. ठीक है, तो हो सके वहां तक हम इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि भाई घर से ही बॉटल भर के जाए. ठीक है, तो बाहर से परचेज करने की जरूरत ना पड़े. लंबी टूरिंग पे या उस पे जाना है तो जग भर के जाए. ठीक है, ट्रैवल जग होता ही है हमारे पास, तो उसमें पानी भर के जाए. ठीक है, ज्यादा लोग हैं तो 2 जग लेके जाओ. ठीक है, पर वो पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा नंबर ऑफ जग और नंबर ऑफ 5-6 बॉटल्स भी ले लो. ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं उसका. ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं उसका यूजेज. ठीक है, तो वहां पे रीयूज कंसेप्ट नहीं लगाना है कि जहां पे हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हो. ठीक है, फिर जैसे कि रिड्यूस के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि प्लास्टिक बैग की जगह पे हम पेपर बैग्स है या कॉटन बैग्स है वो यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमारा प्लास्टिक का यूज क्या करेगा, कम करेगा.
जो हम बाहर से प्लास्टिक के बैग्स लेते आते हैं तो उनको रीयूज करो, बार बार अलग अलग जगह पे जाने के लिए उन्हीं बैग्स को यूज करो, वैसे वो तो हम करते ही है, ठीक है। ना देता हो तो भी दुकान वाले से छीन छीन के मांगते हैं कि नहीं मेरे को 2 बैग तो चाहिए ही, ठीक है, मेरा शर्ट इसमें डालो और पैंट इसमें डालो, मेरे को 2 बैग चाहिए, ठीक है। तो वो तो हम करते ही है, बट अदरवाइज हो सके वहां तक प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको सीधा ही हम डस्टबिन में ना जाने दें, एक बार हम सोचे कि उसको हम रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज द रिसाइकल, ठीक है। जितना प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है उसका एक वेल मैनेज्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, जो कि इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। कि प्लास्टिक वेस्ट जितना भी कलेक्ट होता है उसको क्या किया जाए प्रॉपरली, हम कह सकते हैं कि होम टू होम प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जाए, उसको रिसाइकलिंग के लिए क्या किया जाए, भेजा जाए, ठीक है। जितना प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, ठीक है, उतना हम कह सकते हैं कि वही का वही प्लास्टिक रिसाइकल होता रहेगा और नया प्लास्टिक कम जनरेट होगा, ठीक है। वही का वही प्लास्टिक रिसाइकल होगा यानी कि उसका डिस्पोजल इश्यू जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा कम होता जाएगा, इधर उधर वही का वही पड़ा नहीं रहेगा, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा यानी कि वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रिसाइकलिंग, कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है उसको वापस से मेल्ट किया जाए और वापस से रिमोल्ड किया जाए और जो भी चीजें बन सकती है वो बना सकते हो आप, ठीक है। तो आपने कई जगह पे अभी देखा होगा कि जैसे कि हमारे घर पे मिल्क बैग्स आते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो मिल्क बैग को जमा के रखते हैं, ठीक है। और वो मिल्क बैग कई लोग होते हैं कि जो केजी के प्रपोर्शन में पैसे देके या नंबर ऑफ बैग्स के प्रपोर्शन में पैसे देके लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज द रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारा भी फायदा है और सामने एनवायरमेंट का भी फायदा है और सभी बंदों का फायदा है, ठीक है। नया मटेरियल नहीं लगेगा, ठीक है, सामने इंडस्ट्रीज को वही मटेरियल को वो क्या करेंगे वापस से मेल्ट करके प्योरीफाई करके नए बैग्स बना देंगे। हमारा फायदा है कि हम उसको कचरे में जाने देने वाले थे, उसके हमें 5-25 जो भी रुपए मिल रहा है वो हम यूज कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो हर तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है, पर इम्प्लीमेंट होना भी जरूरी है। सो एनवायरमेंट को अगर हमें प्लास्टिक से प्रोटेक्ट करना है तो ये 3 प्रिंसिपल्स हमें खास करके ध्यान में रखने होंगे। एक तो रिड्यूस, कि भाई हो सके उतना प्लास्टिक का यूजेज जो है उसको कम कर दिया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, उसको मेटल, वुड, पेपर, क्लोथ इनसे बनी हुई चीजों से क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, ठीक है। रीयूज मतलब कि जो जो प्लास्टिक की चीजें हमारे पास है तो उनको बार बार अलग अलग जगह पे हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ वी कैन से दैट बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट हमें प्लास्टिक के साथ में करना चाहिए, ठीक है। एंड रिसाइकल, उसको हो सके उतना क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए, उसका एक प्रॉपर चेन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये आप 3 पॉइंट फटाफट 2 ही मिनट में देता हूँ, आप लिख ही लो, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड्स, और फिर हम पूरे चैप्टर का रिवीजन देखेंगे। ओके, कोई आपने लिख लिया होगा। नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑन होल चैप्टर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फाइबर। तो फाइबर में हमने देखा था कि इट इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि जिसको क्या जिसका क्या हो सकता है, विविंग पॉसिबल है, कि यान में जिसका विविंग करके क्या किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है और फैब्रिक के थ्रू क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब ये दो तरीके के हमारे पास फाइबर्स अवेलेबल होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है, ठीक है, वो जो भी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है उनको नेचुरल फाइबर्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सिंथेटिक फाइबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर पॉलीमर में हमने देखा था कि छोटे 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 सिंगल यूनिट्स जो है वो कंबाइन होके क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट्स है, these are known as monomers, and these monomers will combine with each other and then form a, we can say that, polymer, and that process is known as polymerization। उसको क्या कहा जाता है, polymerization कहा जाता है।
नेचुरल पॉलीमर्स अगर हम देखें तो कॉटन, जूट, सिल्क, ठीक है, वुल, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं कि जिनमें जनरली सेल्यूलोज जो होता है वो एज अ मोनोमर होता है, ठीक है, मोनोमर होता है। हाँ, देन सिंथेटिक या तो फिर आर्टिफिशियल पॉलीमर हम कह सकते हैं कि जिसमें आएगा नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सारे जो है वो मेजर हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज सच डिमांड ज्यादा है तो, ठीक है। तो इनमें अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं वो एज अ मोनोमर एनेक्ट करते हैं, जैसे कि नायलॉन के लिए एमाइड होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर के लिए ईस्टर होता है, ठीक है, फिर रेयन के लिए हम कह सकते हैं कि इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, कि आधा वो नेचुरल सब्सटेंस से बनता है और थोड़ा केमिकल सब्सटेंस इसमें यूज होता है, कि वुड पल्प यूज होता है और ये विस्कोज केमिकल होता है वो यूज होता है, दोनों को कंबाइन करके रेयन बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है, तो उस तरीके से उसका हम कह सकते हैं कि मोनोमर जो होगा वो सेल्यूलोज ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सिंथेटिक फाइबर के मोनोमर्स जो है, यानी कि उनके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन सभी सिंथेटिक फाइबर के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, पेट्रोकेमिकल्स में से मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने सारे सिंथेटिक फाइबर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो जिसमें पहला था हमारा रेयन, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि उसको सिल्क के सब्सटीट्यूट के जैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा अपीयरेंस जो होता है वो किसके जैसा होता है, सिल्क के जैसा होता है, ठीक है। आप टच करो तो आपको पता चले, और उसकी कंपैरिजन में उसका टेक्सचर भी हम कह सकते हैं कि स्मूथ होता है, और रेयन को इजीली हम डाई कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और खास करके हमारे लिए वो रेडिली अवेलेबल भी है, ठीक है। तो ये भी उसके सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, रेयन के। फिर हमने देखा था कि नायलॉन जो है, तो वो एक तो नायलॉन, उसका नाम कैसे पड़ा, तो न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ वो इन्वेंट हुआ, और न्यूयॉर्क से एनवाई और लंदन से एलोइन, वैसे कंबाइन करके उसका नाम नायलॉन रखा गया। काफी सारा उसका स्ट्रेंथ होता है नायलॉन का। एमाइड जो होता है वो उसका मोनोमर होता है, और पॉली एमाइड जो बनता है वो नायलॉन बना के देता है, ठीक है। उसका यूजेज खास करके रोप और पैराशूट और वो सारी चीजें बनाने में होता है। नायलॉन जो होता है वो प्लास्टिक का भी एक टाइप होता है, ठीक है, उसका पॉलीमराइजेशन वैसे भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें नायलॉन के बारे में देखी थी। देन पॉलिएस्टर, ईस्टर मोनोमर को कंबाइन करके ये पॉलिएस्टर बनाया जाता है। टेरिलीन इज आल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिएस्टर और ब्लेंडेड फाइबर। टेरिलीन को हम कह सकते हैं कि नेचुरल फाइबर के साथ भी ब्लेंड करके क्या किया जाता है, ब्लेंडेड फाइबर्स बनाया जाता है। टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन, ठीक है। फिर टेरी वुल, तो टेरिलीन प्लस वुल, ठीक है, इन सबको कंबाइन करके इस तरीके के हम कह सकते हैं कि सेमी सिंथेटिक फाइबर्स और ब्लेंडेड फाइबर्स बनाए जाते हैं, जिनके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक्रेलिक है, तो वो वुल का सब्सटीट्यूट था, ठीक है, वो वार्मनेस प्रोवाइड करता है, और वो एक्रेलोनाइट्राइल जो एक केमिकल है उसमें से ये बनाया जाता है, एक्रेलिक जो है, ठीक है, और वुल के सब्सटीट्यूट के जैसे उसको यूज किया जाता है। तो जैकेट्स है, शॉल्स है, ये सारी चीजें एक्रेलिक से बनाई जाती है। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा उसके वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं। दे एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, बहुत ही कम प्रोपोर्शन में वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एक्टिविटीज भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, और कम एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, इसी वजह से वो इजीली क्या हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि दे आर रिंकल रेजिस्टिव, उनमें सिलवटें लगती नहीं है, उनको प्रेस करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स कुछ चीज़ों को करने की जरूरत पड़ती भी है, बट दैट डिपेंड्स, ठीक है, कि क्या है। फिर हम कह सकते हैं कि वो दे आर क्वाइट लाइट वेट, ठीक है, कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स। ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक, वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, एंड दे आर एक्सट्रीमली फाइन, एकदम पतले होते हैं, ठीक है, इसलिए वजह से उनका टेक्सचर जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। देन दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि जो हमारे वुलन्स होते हैं और अलग अलग ऐसे कपड़े होते हैं जो काफ़ी समय तक हमें यूज़ नहीं करने होते हैं, उसमें मम्मी हमेशा क्या करते हैं, नेफ्थेलिन बॉल्स डालते हैं, ठीक है, और ताकि उन पे मोथ्स ना लगे, और इन पे हमें ऐसे कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में कभी भी मोथ सर्वाइव कर सकते नहीं है, ठीक है। देन दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडीली अवेलेबल कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, इनका कॉस्टिंग बहुत ही कम होता है, ठीक है, और रेडीली अवेलेबल, इजीली हमारे लिए वो अवेलेबल है, ठीक है।
देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन, हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस में इसके मेनली दो डिसएडवांटेजेस थे कि दे विल गेट मेल्ट व्हेन हीटेड, हम जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाते हैं, स्किन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। और दूसरा वही था कि दे आर नॉट सुटेबल ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में उनको पहनना हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ईचिंग इफेक्ट्स और स्वेट को वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था डिसएडवांटेजेस में। फिर हमने शुरू किया प्लास्टिक की, भाई हम चारों तरफ से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, हम हर जगह प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डेली रूटीन के हमने काफ़ी सारे मटेरियल्स भी डिस्कस किए कि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की होती है। फिर हमने प्लास्टिक के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे और उनके यूजेस देखे थे कि भाई पॉलीथीन है तो बैग्स, बॉटल्स, बीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो वो पाइप्स बनाने में यूज़ होता है। बैकेलाइट है तो वो स्वीचीज और इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। मेलामाइन है तो कुकिंग यूटेंसिल्स, प्लेट्स, बाउल्स और वो सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। टेफ्लॉन है तो वो ऑयल को अपने सरफेस पे टिकने नहीं देता, इस वजह से वो पैन और उन सबके कोटिंग जो होते हैं वो टेफ्लॉन से किए हुए होते हैं, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स और उनके यूजेस थे। थोड़ी क्विक रिवीजन है, हाँ ठीक है, आधे घंटे का लेक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब रिवीजन के ऊपर। ठीक है, फिर ये सारे यूजेस के बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देखे थे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जब भी हीट करते हैं हम उनको तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, तो उनको वापस से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका बेनिफिट था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ही बार सॉफ्ट होते हैं, बाद में हम कर देखेंगे तो वो तुरंत दूसरी बार हम उनको एक बार कूल करने के बाद यानी कि मोल्ड करने के बाद रीमोल्ड हम उनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल हो सकते नहीं है, जैसे कि बैकेलाइट है, मेलामाइन है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर प्लास्टिक की हमने यूजफुल प्रॉपर्टीज देखी थी कि दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, पानी, मॉइस्चर इन सबसे रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनका यूज हम ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, फिर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, तो वहाँ जहाँ पे हमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करना है वहाँ पे प्लास्टिक का यूज होता है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स है, स्विच है, वायर के इंसुलेटर्स है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती है। देन प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। इस वजह से उसका यूज ज़्यादा होता है, अलग अलग वेराइटी हमें मिलती है, कलर्स मिलते हैं, डिजाइन मिलते हैं, इस वजह से। देन दे आर चीप एंड इजीली मेड, काफ़ी सस्ते होते हैं मेटल्स की कंपैरिजन में, और इजीली बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं मेल्ट करके। देन इट्स अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, हल्के फुल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक है, देन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस की जो डिकम्पोज हो जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल बैक्टीरिया से। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो कभी भी डिकम्पोज होते नहीं है नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, देन प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट में हमने जैसे कि आज अभी देखा कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एंड नॉट सो इको फ्रेंडली, देन दे आर हार्मफुल फॉर द एनिमल्स, दे कॉज अनहाइजेनिक कंडीशंस, जैसे कि वो हर जगह पे पाइल अप होते जाएंगे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि सारा हमारा ड्रेनेज सिस्टम, सभी चीज़ों को वो चॉकअप भी करते हैं। ठीक है, तो ये अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं। एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, वो उसको कंज्यूम करते हैं, उनके वजह से उनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से एनिमल्स मरते भी हैं। और एयर पॉल्यूशन भी अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का डिस्पोजल जो है वो भी एक मेजर इश्यू है। और लास्ट टॉपिक हमने देखा कि हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक, देन बाय रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, हो सके उतना कम यूज करें। रीयूज, बार बार उसी प्लास्टिक की चीज़ों को हम यूज करें अलग अलग तरीके से। ठीक है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का हम कुछ इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें प्लास्टिक के लिए, तो रीयूज करने से भी उसका हम कह सकते हैं कि यूजेज कम होगा प्लास्टिक का और मैन्युफैक्चरिंग कम होगा। एंड रिसाइकल, जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको बार बार क्या किया जाए, रिसाइकल किया जाए जब तक पॉसिबल है तब तक। ठीक है, और वही प्लास्टिक मटेरियल जो है वो यूज किया जाए ताकि नया उतना कम बने और एनवायरमेंट में भी उतना कम हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करे। ठीक है, so this was all chapter, we can say that synthetic fibers and plastic. Okay,
सो अब आप रीड नोट्स में से पूरा चैप्टर रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या ये 2 टॉपिक्स बाकी हो वो कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ, तब तक टेक केयर, सी यू सून।